हेलो एवरीबॉडी, मैं सुनीता सिंह आज आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। हमारे पर्यावरण में समस्त प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है वह एक संसाधन है। जैसे कोयला, पेट्रोल, कार इत्यादि। मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर सकता है। जैसे गेहूं को हम सीधे प्रयोग नहीं कर सकते। हम पहले उसे क्या करते हैं, पहले हम सीधे गेहूं तो नहीं खा सकते, पहले उसे हम पीसते हैं, फिर आटा बनाते हैं, पीस कर आटा बनाते हैं। आटे को आप रोटी तैयार करने में मदद करोगे। रोटी तैयार होने के बाद तब आप उसे खाओगे। तो इस प्रकार प्रौद्योगिकी द्वारा जब हम किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो वही संसाधन है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग किया जा सकता है। संसाधन आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य होते हैं। इस प्रकार कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है या उपयोगिता में सहायक है संसाधन कहलाती। जैसे खनिज तेल, कोयला, जल, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि। इस प्रकार आपने समझा कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जो जैव और अजैव संसाधन होते हैं। समाप्यता के आधार पर करते हैं, जैसे उसे नवीकरण योग्य व अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। स्वामित्व के आधार पर करते हैं और विकास के स्तर के आधार पर। तो संसाधनों के प्रकार के बारे में आप जानेंगे। आगे हम आपको बताते हैं संसाधनों के प्रकार कैसे होते हैं, इनको हम किस तरह से समझ सकते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, रेखा चित्र में। चलिए अब हम देखते हैं संसाधनों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कैसे जानेंगे। जैव संसाधन वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से ही होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे प्राणी जगत, वनस्पति जगत इत्यादि। अजैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव पाया जाता है और जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैव संसाधन कहे जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, चट्टानें इत्यादि। इसके आगे हम चलते हैं समाप्यता के आधार पर। नवीकरण, जिनको हम रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं, यानी नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिनको भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, यानी उनकी साइक्लिंग की जा सकती है, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, वन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं? ये बहुत लंबे समय में प्राप्त होते हैं। ये वे संसाधन हैं जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः पूर्ति किया जाना इनका संभव नहीं है, जैसे खनिज तेल, कोयला इत्यादि। तो ये क्या है? ये अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जिन पर व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे भूखंड, घर, कार इत्यादि, जो पर्सनल होता है। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जो इस पर किसी और का अधिकार नहीं होता, जो समुदाय के समस्त सदस्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं, जैसे खेल का मैदान, वह पर्सनल किसी का नहीं होता। चारागाह, तालाब इत्यादि। सो दैट इनका सामुदायिक संसाधन होता है। राष्ट्रीय संसाधन वे सभी संसाधन जिन पर केंद्र या राज्य सरकार का नियंत्रण होता है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की राजनीतिक सीमाओं के भंडार और समुद्र तट से 12 समुद्री मील दूर तक वे क्षेत्र में उपलब्ध खनिज, जल संसाधन, भूमि, वन, वन्यजीव आदि पर संबंधित राष्ट्र का अधिकार होता है। यानी 12 मील तक
जो भी उसके दायरे में आता है वो राष्ट्रीय संपत्ति होती है, राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन संस्थाएं नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अर्थात अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। इन्हें बिना अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति के कोई उपयोग नहीं कर सकता। विकास के आधार पर चलिए आगे समझते हैं। संभावी संसाधन होते हैं, जैसे किसी क्षेत्र प्रदेश में विद्यमान संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया वे संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी क्षेत्र में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में सौर और पवन ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, लेकिन इनका सही ढंग से विकास ही नहीं हो पाया। विकसित संसाधन ये वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनको उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। पर्यावरण में उपलब्ध वे समस्त पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार के अंतर्गत आते हैं। जैसे भूतापीय ऊर्जा। इसके अतिरिक्त जल भी भंडार की श्रेणी में सम्मिलित है। जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है, लेकिन इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक प्रौद्योगिकी ज्ञान उपलब्ध नहीं है। संचित कोष भंडार का वह हिस्सा जिसे किसी तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जिसका उपयोग अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है, संचित कोष कहलाता है। जैसे वन, बांधों में जल इत्यादि, ये सेविंग करते हैं। संसाधनों का विकास क्या है? विकास क्यों जरूरी है? मनुष्य के जीवन यापन और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य द्वारा संसाधनों के विवेक रहित उपयोग से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये समस्याएं सामाजिक भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती हैं एवं पर्यावरण क्षति के रूप में भी सामने आ सकती हैं। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए संसाधनों का निर्ममता पूर्वक दोहन किया है, जिसके कारण ये समाप्त होने की अवस्था में आ गए हैं। जैसे वन। समाज के केवल कुछ लोगों के हाथों में अधिकतम संसाधनों के होने से समाज संसाधन संपन्न अर्थात अमीर और संसाधन विहीन अर्थात गरीब वर्गों में विभक्त हो जाता है। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से विभिन्न वैश्विक पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये भूमंडलीय तापन, ओजोन परत की क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि के रूप में उभरकर सामने आती हैं। सतत पोषणीय विकास। इसका अर्थ है जो विकास पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना ही विकास की वर्तमान प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो डी जेनेरो सम्मेलन में भूमंडलीय इन वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 क्या था? यह एक घोषणा पत्र है जिसे सन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना था। एजेंडा 21 प्रत्येक स्थानीय निकाय यानी देश द्वारा अपना एजेंडा 21 तैयार करने की अपेक्षा करता है। संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए
नियोजन एक प्रकार महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भारत जैसे विविधतापूर्ण संसाधनों वाले देश में तो यह और भी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन की नितांत आवश्यकता है। इसे हम कई रूपों से जान सकते हैं, जैसे देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधनों को पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना तथा उनका मापन करना इत्यादि। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना आदि। इससे भारत में संसाधन नियोजन किए गए, क्योंकि ओजोन परत में छेद हो गए और पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलने लगे, इस प्रकार से संसाधन का नियोजन किया गया। भारत विशाल भूभाग वाला क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जैसे भारत को उसके संसाधनों की उपलब्धता में विविधता के कारण संसाधन नियोजन की बहुत आवश्यकता है। इसके कई कारण हैं। भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुछ संसाधनों की प्रचुरता है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि अन्य प्रकार के संसाधनों की वहाँ कमी है। जैसे राजस्थान में सौर व पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, जबकि जल संसाधनों की पर्याप्त कमी है। कुछ क्षेत्र संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जो खनिजों और कोयला के मामले में धनी माने जाते हैं, तथा अरुणाचल में जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु यहाँ आधारभूत विकास का अभाव है, जिसके कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए? पृथ्वी की सतह और भूगर्भ में संसाधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि और आधुनिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण संसाधनों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। अतः संसाधनों के अति उपयोग के कारण समस्याएं उत्पन्न हो गई। ये समस्याएं सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संकट के रूप में हमारे सामने विकराल रूप में प्रस्तुत हुई। हमारा जीवन मिट्टी, जल, भूमि, वायु, खनिज आदि की अनिवार्यता पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में हमें अपना व्यक्तित्व बनाए रखने व प्रगति के लिए संसाधनों के संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। भू संसाधन भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। भारत में भूमि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। ये कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। भू संसाधनों का उपयोग कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे वन, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि जैसे सड़कें, इमारतें इत्यादि, बंजर और कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु भूमि जैसे विभिन्न प्रकार के भवन, सड़क, उद्योग इत्यादि, पड़ती भूमि के अतिरिक्त और अन्य कृषि योग्य अयोग्य भूमि जैसे स्थायी चारागाह, अन्य पशुचारित भूमि, विविध वृक्षों और बागीचों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं होते, कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से कृषि कार्य न किया गया हो, पड़ती भूमि ऐसी भूमि जहां पर कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, इसे वर्तमान पड़ती भूमि भी कहते हैं। भारत में भूभोग का प्रारूप अलग है, जैसे भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति व परंपराएं भू उपयोग की स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग में ही भूभोग आंकड़े उपलब्ध होते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रदेशों में असम को छोड़कर अन्य प्रदेशों से सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध ही नहीं हो पाई।
इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे भूमि के निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि संसाधन का उपयोग मनुष्य आदिकाल से ही करता आया है। वर्तमान में भोजन, मकान एवं कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग मानव भूमि से ही प्राप्त होता है, मानव भूमि से ही प्राप्त करता है। लेकिन मनुष्य की विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के कारण भूमि के निम्नीकरण की प्रक्रिया बढ़ गई है। आज भारत के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों में खनन के कारण और वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। यह अति सिंचाई से मृदा में लवणीयता यानी नमक की मात्रा एवं क्षारीयता की समस्याएं पैदा हो रही हैं। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने खड़िया मृदा को सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं मृदा संसाधन। मृदा अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल और समस्त संस्तर शैल जलवायु, वनस्पति व अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक होते हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन हिमनदी और अपघटन की क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा का निर्माण जैव ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर होता है। मृदाओं का वर्गीकरण। उच्चावच भू आकृतियों, जलवायु और वनस्पतियों के आधार पर भारत की मृदाओं का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा इत्यादि। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा। यह मृदा भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने पूरी तट पर जलोढ़ मृदा का निर्माण किया है। जलोढ़ मृदा रेत, सिल्ट और मृत्तिका मतलब मरी हुई मिट्टी जिसे बोलते हैं के विभिन्न अनुपात में मिलने से निर्मित होती है। इसमें बालू का मात्रा अधिक होती है। ये मृदाएं पोटाश, फास्फोरस के कारण अधिक उपजाऊ होती हैं। इस मृदा में चावल, गन्ना, गेहूं और दलहन की फसलें अधिक मात्रा में पैदा होती हैं। उनकी खेती अच्छी होती है। गहन कृषि होने के कारण इस मृदा के क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। काली मृदा। इस मृदा का रंग काला होता है। कपास की खेती के लिए यह बहुत अच्छी मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। काली मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है, परंतु फास्फोरस की मात्रा इस मृदा में कम होती है। इसमें मैग्नीशियम, पोटास की मात्रा अधिक होती है। नमी होने पर यह चिपचिपी हो जाती है, जबकि जल का अभाव होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदानी भागों में, दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के आसपास पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका रंग पीला होने के कारण जल योजन के कारण ही पीला होता है।
लेटराइट मृदा, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम होता है। सामान्यतः इस मृदा में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक अच्छी मानी जाती है। मरुस्थलीय मृदा, इन मृदाओं का रंग लाल व भूरा होता है। शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने के कारण ये सामान्यतः रेतीली और नमकीन होती हैं, लवड़ी होती हैं। जल वाष्पन दूर अधिक होने से इन मृदाओं में ह्यूमस नमी की कमी होती है। मरुस्थलीय मृदा के क्षेत्र में नमक अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण झीलों में नमक बनाया जाता है। इनकी झीलों से नमक बनाया जाता है। इस मृदा के में नीचे की ओर जाने पर कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में स्थित इस मृदा की सिंचाई के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जा रहा है। वन मृदा, यह मिट्टी सामान्यतः पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय पर्यावरण के आधार पर वन मृदाओं का निर्माण अलग अलग प्रकार से होता है। नदी घाटियों से दोमट और सिल्टदार तथा ऊपरी ढालों पर मोटे कणों वाली वन मृदा का निर्माण होता है। ये मृदाएं अधिमिलसिलिक या एसिडिक एवं ह्यूमस से रहित होती हैं, परंतु नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों पर वनी मृदा उपजाऊ भी होती है। मृदा अपरदन और उसका संरक्षण, मृदा के अत्यधिक बहाव और कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने एवं नष्ट होने की क्रियाएं साथ साथ संतुलित रूप से चलती रहती हैं, लेकिन मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण यह संतुलन बिगड़ जाता है। बहता हुआ जल मृदा को काटते हुए अवनालिकाएं बनाता है। इससे भूमि का अपरदन होता है। ऐसे अपरदन को उत्खात भूमि कहा जाता है। चंबल नदी की उत्खात भूमि को खंड कहते हैं। कई बार जल विस्तृत होने क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी घुलकर जल के साथ साथ बहने लगती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी मृदा के अपरदन को बढ़ा देता है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा आरोपित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीकों को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला भी पवनों की गति को कम करता रहता है। रक्षक पट्टियों को पश्चिम भारत के रेत के टीलों के स्थायीकरण के लिए महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। सुखो माजरी गांव और झाबुआ जिले में यह कर दिखाता है कि भारत में पर्यावरण की दशा को कैसे दर्शाया गया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व सन 1976 में 13 कृषि हेक्टेयर था, जो कि सन 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार और परिणामस्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है कि वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत की लगभग 1% क्षेत्रफल के जल विभाजक प्रबंधक द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। इस तरह से आपने पढ़ा कि संसाधन और विकास कैसे होता है। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। एक ही वीडियो में यह पूरा पाठ निर्भर करता है। उसी में पूरा पाठ आ गया आपका संसाधन और विकास।
आपको अलग अलग पार्ट में पढ़ाने की बजाय एक ही पार्ट में पढ़ाया गया, एक ही भाग में पढ़ाया गया, जिससे आप उसे बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं।